अभी 2-3 दिन पुरानी बात है कि बालेन शाह, जो नाम उनका पूरा है बालेंद्र शाह, उनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ है काठमांडू में, नेपाल की राजधानी में, नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में। तो यह अपने आप में कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, क्योंकि छोटा-सा देश है, हमारा पड़ोसी देश है। वहाँ चुनाव हुआ तो कोई न कोई विजयी होता, कोई न कोई प्रधानमंत्री बनता। लेकिन आज हम उनकी विवेचना इस दृष्टिकोण से कर रहे हैं कि उन्होंने अभी मतलब पहले ही 24 घंटों में क्या कर दिया, जो या जैसा मोदी जी नहीं कर पाए। यह मानते हुए कि मोदी जी ने अनेक बहुत बड़े-बड़े कार्य किए हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो हम उनके साथ भी न्याय करेंगे, कोई हड़बड़ी में या आपाधापी में हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे कि हम ये भूल जाएं कि मोदी जी का योगदान क्या है, उसको जानते हो, उसको सही परिप्रेक्ष्य में रखते हुए हम बातचीत करेंगे। तो बालेंद्र शाह का शपथ ग्रहण जो हुआ है, उस समारोह में ही हिंदू रीति रिवाज से, हिंदू रीति से वैसे ही उनका अभिषेक हुआ है जैसे किसी हिंदू राजा का हो सकता है। कहते हैं कि 7 सप्त शंख नादक थे और शंख ध्वनि के साथ, वेदोच्चार के साथ पूजा पाठ करके उनका अभिषेक हुआ। और शपथ ग्रहण तो जैसे होता है वैसे ही हुआ, राष्ट्रपति महोदय ने उनको शपथ ग्रहण कराया। तो अभी हम इतने पर ही यदि रुकें तो अपने आप में यह घटना बहुत बड़ी घटना है। क्यों बड़ी घटना है? 2006 से नेपाल में लोकतंत्र है, जब से राजा नेपथ्य में चले गए और लोकतांत्रिक व्यवस्था वहां चल रही है। तो ये जो 18-19 वर्ष का समय है, या आप कहिए कि 14 और 6 20 वर्ष का, तो 20 वर्षों में अधिकांश समय जो है कम्युनिस्ट पार्टी के शासन में बीता है। और हम आप सभी जानते हैं कि कम्युनिज्म क्या करता है। देवी देवताओं को, धर्म को बिल्कुल रौंदता है, उसको, उसका सत्यानाश करता है और सब कुछ को समाप्त कर देता है। और नेपाल में 2006 से पूर्व करीब 20-25 वर्षों तक उसकी पृष्ठभूमि बनाई गई कि घर घर घूमा गया, माओवादियों ने जो भी संपन्न लोग थे उनको मारा, पीटा, उनकी फसलें काट ली, उनसे धन लूटा। और ये एक उपद्रवी वातावरण रहा लगभग 2 दशकों तक। और उन्होंने इतना घिनौना, इतना बीभत्स वातावरण का निर्माण किया, और मैं स्वयं उस चीज का साक्षी हूं, क्योंकि मेरे पिताजी का विवाह वहां हुआ नेपाल में, मेरे दादाजी का हुआ, मेरे परदादाजी का हुआ। तो और मेरे घर से नेपाल बहुत निकट है, इतना निकट कि बहुत लोग यहाँ से पैदल चले जाते हैं। तो मैं इन चीजों का साक्षी रहा हूं। मेरे अपने मामा की जो जमीन थी, उस पर जो फसलें उगा करती थी, उनको काटा गया, एक बार नहीं, अनेकानेक बार। और वो सब शिथिल पड़ गए, निष्क्रिय हो गए। बहुत लोगों ने गांव छोड़ दिया इस भय से कि मारे न जाएं, बहुत लोग मारे भी गए। तो एक प्रकार से समझिए कि एक पूरी पीढ़ी नेपाल में कम्युनिज्म के साये में बड़ी हुई है। और उसी का परिणाम था कि 20 वर्षों तक निरंतर कम्युनिस्ट पार्टियों का शासन रहा। यह दूसरी बात है कि 20 वर्षों में 20 से अधिक सरकारें वहां बनी। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी भी एक पार्टी को कभी भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला और सरकारें आती जाती रहीं। यह भी एक कारण था कि नेपाल की जो जनता थी, लोग थे, वो बहुत ऊब गए थे अपनी सरकारों से, और कोई व्यवस्थित रूप से काम हो नहीं पाता था। एकमात्र काम होता था हर सरकार का भ्रष्टाचार करना, भ्रष्ट हो जाना, अधिकतम पैसा पीटना, क्योंकि सबको पता होता था कि हमारी आयु 1 वर्ष की है या 6 महीने की है, 8 महीने की है।
तो ये जो पृष्ठभूमि है इसकी मैं व्याख्या इसलिए कर रहा हूं, इसको इसलिए बता रहा हूं कि ऐसी पृष्ठभूमि मोदी जी को नहीं मिली। भारत एक ऐसा देश रहा जहां कम्युनिज्म उसी समय से एक प्रकार से उत्पन्न हुआ है जब समझिए कि चीन में कम्युनिज्म आया और रूस में थोड़ी देर पहले ही क्रांति हुई थी, जिसको क्रांति कहते हैं, मैं तो क्रांति नहीं मानता, बोल्शेविक, लेकिन जो भी उपद्रव था, बदमाशी थी, 17 में हुआ था और 24-25 आते आते भारत में व्यवस्थित रूप से कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो गई। लेकिन भारत जो देश है उसका जो केंद्रीय शासन है वो एक दिन के लिए भी कम्युनिस्ट पार्टी के अधीन नहीं रहा। कई बार साझा शासन हुआ है, सम्मिलित शासन हुआ है, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी अवश्य एक हिस्सा रही है, लेकिन उसने शासन नहीं किया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो शासन हुआ नहीं है तो उतनी बुरी हालत भारत की कभी भी नहीं रही। हाँ, ये जरूर था कि रेड कॉरिडोर बन गया, नक्सल हुए और भारत के एक हिस्से में लगभग कभी 8वां हिस्सा कहा जाता था, कभी 7वां हिस्सा कहा जाता था, वहां रेड कॉरिडोर हुआ, वो बढ़ते रहे, घटते रहे समय के अनुसार। लेकिन पूरे देश पर जैसा हाल नेपाल का हुआ था वैसा हाल भारत का कभी नहीं हुआ था। तो इस दृष्टि से देखें तो मोदी जी को पृष्ठभूमि में जो देश मिला, जो शासन मिला, वो उसकी तुलना ही नहीं कर सकते हम नेपाल में जो शासन मिला बालेंद्र शाह को। और वैसी पृष्ठभूमि में एक जिन कम्युनिस्ट पार्टियों ने राजाओं को समाप्त कर दिया, जो राजतंत्र था उसको समाप्त किया, हिंदू धर्म को रौंदा, हिंदू राष्ट्र था उसको समाप्त कर दिया और निरर्थक लेकिन सायास उसको सेकुलर देश बनाया, तो वैसी पृष्ठभूमि तो मोदी जी को मिली नहीं थी। मोदी जी को तो कुल मिला के ठीक ठाक पृष्ठभूमि मिली थी जिसमें भ्रष्ट लोग थे, अनेकानेक नेता हिंदू विरोधी होते थे, लेकिन उस प्रकार का कोई काम हमारे देश में नहीं हुआ था और उसके सर्वांश में नहीं हुआ था, कहीं कहीं हुआ था। तो फिर भी मोदी जी को यदि हम देखें तो जो मोदी जी के बाद जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उनका शपथ ग्रहण वैसा ही हुआ जैसा अन्य का हुआ। उन्होंने कोई हिंदू रीति रिवाज से कुछ नहीं किया, न वहां पंडित को बुलाया, न वहां किसी शास्त्रज्ञ को बुलाया, न कोई शंखनाद हुआ, ऐसा कुछ नहीं। तो एक ये बड़ा अंतर हम देखते हैं और इसका श्रेय निश्चित रूप से बालेंद्र शाह को जाएगा, जिस व्यक्ति ने विपरीत पृष्ठभूमि होते हुए भी ऐसा निर्णय लिया होगा, क्योंकि वहां तो अनेक प्रधानमंत्री बन चुके हैं। मैंने कहा ना, लगभग 22-24 प्रधानमंत्री बने 20 वर्षों, लेकिन किसी का इस प्रकार का शपथ ग्रहण नहीं हुआ। तो बालेंद्र शाह ने स्वयं एक पूर्व उदाहरण जो है स्थापित किया है और जो महापंडित हैं या पुरोहित कहिए, राजपुरोहित, उनको कहिए कि सम्मान दिया है और मंदिरों में घूम के आरती करके ये सब करने के बाद शपथ ग्रहण का कार्य संपन्न किया। तो ये पहला बड़ा अंतर हम देखते हैं। दूसरा अंतर क्या है कि शपथ ग्रहण संपन्न होते ही उन्होंने जो आरंभिक कुछ कार्य किए हैं वो बहुत ही उल्लेखनीय कार्य है। पहला कार्य तो देखिए कि जो ओली नाम का व्यक्ति था, जो प्रधानमंत्री था और वो भी एक बार नहीं कई बार प्रधानमंत्री बन चुका था, और माना जाता है कि नेपाल में जो अनेक कम्युनिस्ट पार्टियां हैं उनमें सबसे धूर्त, सबसे चालाक और सबसे कहिए कि सफल नेता वो व्यक्ति था, क्योंकि कई बार प्रधानमंत्री बना और उसने वो सब किया जो नेपाल को कभी नहीं करना चाहिए था। उसने भारत विरोध किया, बल्कि भारत द्रोह किया, हिंदू द्रोह का कार्य किया, चीन की गोद में बैठ गया, हर समय भारत से लड़ता रहा, भारत को चिढ़ाता रहा, भगवान राम को लेकर, माता सीता जी को लेकर, मतलब निरर्थक बातें की उस व्यक्ति ने। मतलब हिंदुओं को उसने इतना चिढ़ाया जितना कि वो चिढ़ा सकता था। और उसका गृह मंत्री, इन दोनों को जो आरंभिक कार्य है कुछ घंटों के भीतर बालेंद्र शाह ने दोनों को उठाकर जेल में डाल दिया। क्यों डाला? क्योंकि वहां जो ये युवा आंदोलन हुआ था उस आंदोलन में कुल मिलाकर के 100 लोग मारे गए। तो 100 लोग मारे गए, हिंसा हुई,
बहुत सारी संपत्ति नष्ट हो गई। उस सब के लिए एक जांच समिति बिठाई गई थी और उस जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा था, इसके लिए मुख्यतः दो व्यक्ति उत्तरदायी हैं, एक ओली और एक उनका गृह मंत्री जिसका नाम लेखक है। तो दोनों को उठाकर इन्होंने जेल में दिया। अब यहीं 1 मिनट के लिए रुक के देखते हैं। तो आप और हम सब जानते हैं कि सोनिया गांधी ने क्या किया था, राहुल ने क्या किया था, प्रियंका ने क्या किया था, प्रियंका का जो क्रिश्चियन पति है उसने क्या किया था, या उस पार्टी में अनेकानेक मंत्रियों ने कितने घोटाले किए थे, उसके लिए सारे प्रमाण उपलब्ध थे या आज भी हैं। लेकिन एक चिदंबरम को छोड़कर, वो भी चिदंबरम को तब पकड़ा गया जब मोदी जी दूसरी बार जीते, अर्थात 2019 में जीते। और ये कहा जाता है कि चिदंबरम ने अमित शाह को जेल भिजवाया था और तड़ीपार करवाया था, अर्थात गुजरात से बाहर करवा दिया था। तो उसका एक प्रकार से व्यक्तिगत कहिए कि बदला लिया गया प्रतिशोध के रूप में कि चिदंबरम को 12-13 महीने जेल में रखा गया। किसी और नेता के बारे में आपने कुछ नहीं सुना होगा, 12 वर्ष बीत गए। तो इसमें बालेंद्र शाह के साहस की सराहना तो हम करेंगे, क्योंकि वो जो एक जिसको कहते हैं जोखिम उठाना, रिस्क फैक्टर जिसको हम कहते हैं, वो तो सबके साथ होता है। क्या मोरारजी देसाई की सरकार में रिस्क फैक्टर नहीं था जब इंदिरा गांधी को जेल भेजा गया? क्या चौधरी चरण सिंह ने ये कार्य किया तो उनको ये रिस्क नहीं पता था? क्या रिस्क का पता होना केवल मोदी जी को ही पता है कि सोनिया को जेल में डालेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, राहुल को जेल में डालेंगे तो हम मिट जाएंगे, प्रियंका को छुएंगे तो मिट जाएंगे, रॉबर्ट वाड्रा जो दामाद है जिसने खुलेआम लूट की है, लूट अनगिनत, वो भी आज तक जेल के मुहाने तक नहीं पहुंचा। 12 वर्ष बीत गए। तो हम कैसे न बालेंद्र शाह के साहस की प्रशंसा करें, ये बहुत बड़ी बात है। अब आगे सुनिए, उस व्यक्ति ने जो आरंभिक निर्णय लिए हैं उनमें एक यह बहुत बड़ा निर्णय है कि कक्षा 5 तक के छात्रों की परीक्षा नहीं होगी, अर्थात वो हर वर्ष उत्तीर्ण हो जाएगा बच्चा, पहली से दूसरी, दूसरी तीसरी, चौथी, चौथी से पांचवी, 5वीं तक परीक्षा नहीं होगी, उसके बाद परीक्षा होगी। और मैं ये मानता हूं ये बहुत बड़ा निर्णय है। मेरे व्यक्तिगत जीवन में मैंने शिक्षा पर बहुत लंबा कार्य किया है, मेरी पीएचडी का एक हिस्सा शिक्षा पर है। भारत में पिछले 20-25 वर्षों से जो विद्यालयी शिक्षा है उसको एक प्रकार से नष्ट कर दिया है परीक्षा न कराने के कारण। अब हमारे पूरे देश में 10वीं कक्षा तक परीक्षा ही नहीं होती। और मैं अपने बाल मन को भी याद करता हूं, जब मैं चौथी, पांचवी, छठी में था तो बच्चा क्यों पढ़ता है? बच्चे के ऊपर कुछ तो परीक्षा का दबाव होना चाहिए। तो आज के बच्चे पढ़ते ही नहीं है। वो मैट्रिक तक तो समझते हैं कि 9वीं कक्षा तक उनको कोई फेल नहीं कर सकता। 10वीं में आकर के जो उनको परीक्षा का पता होता है तो उनको झटका लगता है, एक मनोवैज्ञानिक झटका लगता है। और इस शिक्षा के लिए या इस कुशिक्षा के लिए कौन उत्तरदायी है? 12 वर्ष से तो मोदी जी बैठे हुए हैं। तो हम ये मानते हैं कि बालेंद्र शाह का ये जो निर्णय है ये अपने आप में बहुत क्रांतिकारी निर्णय है और इस निर्णय में उस व्यक्ति ने समय नहीं लगाया। अगला सुनिए, उस व्यक्ति ने स्कूल और कॉलेज में जो छात्र राजनीति होती है उसमें पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। मुझे याद है कि जब इमरजेंसी लगी थी अपने देश में तो मैं 7वीं कक्षा का छात्र था और हमारे गांव में, चूंकि हमारा गांव बहुत बड़ा गांव है, वहां ब्लॉक, थाना, सारे ऑफिस होते थे, तो बड़े बड़े जो लड़के होते थे वो अपने आप को क्रांतिकारी समझते थे और उनके जुलूस में, उनके साथ रैली में हम भी पीछे पीछे चले जाते थे, छोटे छोटे बच्चे, और हम लोग ब्लॉक का घेराव करते थे। मुझे याद है महीनों हम लोगों की पढ़ाई बाधित रही। बहुत वर्ष बीत गए। एक बार मेरी जो सास थी उन्होंने एक बात हमसे कही जो कि मुझे लगता है कक्षा 7-5 तक ही पढ़ी लिखी थी, अब वो दिवंगत हैं। उन्होंने एक दिन मुझसे कहा और मुझे वो बात घर कर गई। उन्होंने कहा कि आपने कभी सोचा है कि ये जयप्रकाश नारायण नाम का जो व्यक्ति था उसने छात्रों का कितना अहित किया? लाखों छात्रों को
स्कूल से निकलवा के, कॉलेज से निकलवा के आंदोलन करवा दिया। छात्रों को क्या मिला? और छात्र अब राजनीति में घुसने लगे हैं। उसी तरीके से जेएनयू में बाद में गया, डीयू में पढ़ाई की, मैंने देखा कि हर जगह अब राजनीति राजनीति हो रही है। बालेंद्र शाह ने एक झटके में किसी भी प्रकार की जो ये चुनाव होते हैं, राजनीति होती है, उस पर लगाम लगा दी, उस पर रोक लगा दी। और मैं समझता हूं ये सबसे सुंदर कार्य किया है। किसी भी छात्र को कम से कम उसकी शिक्षा काल में, और हमारे देश में भी देख लीजिए, उदाहरण देख लीजिए, जो सबसे उच्च संस्थान है आईआईटी, आईआईएम, वहां छात्र राजनीति नहीं है। मैंने कई बार ये प्रश्न उठाया है, मैंने अपने थीसिस में लिखा है कि यदि छात्र राजनीति इतनी उच्च कोटि की वस्तु है तो आईआईटी में उसकी अनुमति क्यों नहीं है, आईआईएम में उसकी अनुमति क्यों नहीं है, जबकि यही आईआईटी और आईआईएम संसार में सबसे ऊपर माने जाते हैं भारत के संस्थान के रूप। इसका अर्थ यह है कि वो कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। और अब तो उसमें जो यूजीसी के बाद तो क्या क्या नहीं घुस गया उसमें। तो मैं समझता हूं कि बालेंद्र शाह ने बड़ा ही स्वस्थ एक लोकतंत्र बनेगा, इसकी एक आधारशिला रखी। इसके बाद सुनिए, उस व्यक्ति ने एक निर्णय में यह कहा है कि नेपाल में जहां कहीं भी हम जाते हैं देखते हैं कि ऑक्सफोर्ड स्कूल लिखा हुआ है, सेंट पॉल लिखा हुआ है, सेंट जेवियर लिखा हुआ है, आदि आदि, या सेंट मेरी। ये क्यों होगा? आज से इस प्रकार का कोई भी विदेशी नाम किसी भी विद्यालय या कॉलेज के आगे नहीं लगेगा। वो शब्द नेपाली होगा, नेपाली भाषा का शब्द होगा, वो शब्द स्थानीय होगा, वो शब्द नेपाल का होगा। अब देखिए, आपको क्या नहीं लगता कि ये कितना बड़ा झटका उनके लिए है जो क्रिश्चियन मिशनरी के विद्यालय चलाते हैं और वो इसी नाम पर जीते हैं। और ये जेवियर नाम का राक्षस है, पिशाच है, जिसने गोवा में महिलाओं के स्तन को काटने की मशीन बनाई थी और इंक्विजिशन किया था। अब उस पर अधिक मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि दीदी ने उस पर न जाने कितने घंटों दिए हैं और वो उनके भाषणों में है कि इंक्विजिशन क्या होता है, कैसे एक मनुष्य को कहिए कि उसको कैसे उसके साथ अत्याचार होता है, उसका उत्पीड़न होता है, उसके चरम तक जहां आपका चिंतन जा सकता है, वहां से अत्याचार वहां आरंभ होता है क्रिश्चियनिटी में। ये जो करने वाला जेवियर है, जिसके नाम पर विद्यालय हमारे देश में हजारों विद्यालय ही नहीं है, कॉलेज भी है। तो एक झटके में बालेंद्र शाह ने ये सदा के लिए मिटा दिया, बिल्कुल मिटा दिया। इसके अलावा जो आर्थिक और अन्य कार्य हैं वो भी हैं, छोटे मोटे कार्य, तो उन पर मैं अब नहीं जाऊंगा। अब दूसरी तरफ हम आते हैं नरेंद्र मोदी जी को लेकर। मोदी जी ने निश्चित रूप से बड़े बड़े काम किए हैं। हमारे देश में जो नक्सलवाद है उसका जो एक कहिए कि राक्षस था, उसको निश्चित रूप से बांध दिया है, उसको लगभग समाप्त कर दिया है। यही कोई अप्रैल मई का समय निर्धारित है 2026 में, जहां उसका अंत हो जाएगा, ये कहा गया है। इस तरह के अनेक कार्य किए हैं। आर्थिक मोर्चे पर तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि मोदी जी ने पिछले अनेक प्रधानमंत्रियों से कहीं श्रेष्ठ कार्य किया है। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न आता है कि मोदी जी को जब चुना था इस देश के लोगों ने और लगभग 3 दशकों के बाद उनको बहुमत दिया था, तो ये कौन से लोग थे जिन्होंने बहुमत दिया था मोदी जी? वो अधिकांश नहीं, लगभग सारे के सारे हिंदू थे जिन्होंने उनको वोट दिया था। केवल आर्थिक पहलू होता, आर्थिक पहलू सबको छूता है, तो वोट मुसलमान भी देते, वोट ईसाई भी देते। उन्होंने क्यों नहीं वोट दिया? हिंदुओं ने क्यों वोट दिया? तो हमारा वोट ही बताता है कि हम कुछ और चाहते थे। हम चाहते थे कि हमारा जो प्रधानमंत्री है वो हिंदू राजा जैसा हो। इस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है कि मोदी जी अपने बारे में क्या सोचते हैं। वो अपने बारे में सेकुलर मानते हैं, वो हमें बेवकूफ बनाते हैं, इससे हमें मतलब नहीं है। हम क्या सोचते हैं, हमने उनको क्यों बनाया। इतना वोट हिंदुओं का वाजपेयी जी को भी नहीं मिला, क्योंकि वाजपेयी जी जो 36 पार्टियों की सरकार चला रहे थे, उनमें अनेक ऐसी पार्टियां थी जिनको मुसलमानों का वोट मिला था।
जिनको ईसाइयों का वोट मिला था। तो हम पूरी तरह समझ सकते हैं कि वो कैसे चला रहे थे शासन। उनमें अनेक दुविधाएं थी, अनेक प्रकार के संकट थे। आपके सामने कोई संकट नहीं था। और मुझे आज भी राहुल बजाज का वो वक्तव्य याद आता है कि हमने इस बार प्रधानमंत्री नहीं चुना है, इस बार हमने सम्राट चुना है। तो हमारी अपेक्षा तो सम्राट की थी ना। हमारी अपेक्षा थी कि कोई हिंदू राजा हमने बनाया, वह अपने आप को क्या मानता है, मुसलमान मानता है, ईसाई मानता है, सेकुलर मानता है, वो हमारी कमी नहीं है। और हमने इसको बार बार सिद्ध किया है। और बार बार यह सिद्ध हुआ है 3 बार में कि केवल हिंदुओं ने ही उनको बार बार वोट दिया है और उनको प्रधानमंत्री गद्दी बिठाया। अब एक उदाहरण से मैं अपनी बात को स्पष्ट करना चाहता हूं। 2019 में जब दूसरी बार भाजपा की सरकार आई तो इनको बहुत सीटें मिल गई। 303 सीटें तो केवल इनको मिली, साथियों को मिलाकर अपार सफलता हो गई। लेकिन ध्यान दीजिए, तब भी इस सरकार के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं था। राज्यसभा में बहुमत नहीं था। मई महीने में सरकार बनी है और अगस्त महीने में इन्होंने 370 समाप्त कर दिया है। इसका क्या अर्थ है कि यह सरकार 14 से 19 के बीच भी 370 को खत्म कर सकती थी, क्योंकि राज्यसभा तो बहुत बड़ी चीज है ना, जहां आपको बहुमत नहीं। आपने किसी तरह से उस बहुमत को की व्यवस्था की, उसकी तैयारी की। तो लोकसभा की सीटें तो आपके पास पहले भी थी, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति नहीं थी। यदि आप ये कहते हैं कि राजनाथ सिंह पहली बार गृह मंत्री थे और दूसरी बार अमित शाह गृह मंत्री थे इसलिए ऐसा हो गया, तो यह भी तो आपकी दुर्बलता है ना। पहले ही क्यों नहीं बना दिया आपने अमित शाह को? क्यों 5 साल तक आप रुके? क्योंकि प्रथम जो 5 वर्ष हैं उनमें आपने ऐसा कोई कार्य नहीं किया, आर्थिक मोर्चे को छोड़ दिया जाए, जो कि हिंदू हृदय को ऐसा लगता कि हमने वोट दिया और ये हमारी सरकार, ऐसा हमें नहीं लगा। और उसके बाद हर छोटे काम के लिए लंबी प्रतीक्षा रही। मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा, ट्रंप का। ट्रंप की विजय हुई थी, घोषणा हुई थी। अमेरिका में ऐसी व्यवस्था है, ऐसी पद्धति है कि जब चुनाव की घोषणा हो जाती है, राष्ट्रपति जीत जाता है, ये सितंबर अक्टूबर महीने में होता है। लेकिन राष्ट्रपति का जो शपथ ग्रहण है वो 20 जनवरी को होता है। इस बीच में 3-3.5 महीनों का एक फासला है। लेकिन ट्रंप ने अपनी जीत की घोषणा पर ही वो सारी चीजों की घोषणा कर दी जो वो करने वाला था, और शपथ ग्रहण करने के साथ तो उसने सब कुछ लागू कर दिया। हम आप उससे असहमत हो सकते हैं, उसको हम विक्षिप्त मान सकते हैं, अविक्षिप्त मान सकते हैं, लेकिन उसके मन में जो एक भाव था उसने कर दिया। बालेंद्र शाह के मन में एक भाव था, उसने कर दिया। कल को हो सकता है बालेंद्र शाह पिट जाए, अगले चुनाव में हार जाए, नहीं जीते, लेकिन मैं मानता हूं कि जब आपको जनमत मिलता है तो आपको मानना चाहिए कि यह कार्यकाल आपका अंतिम कार्यकाल है। इस रूप में आपको कार्य करना चाहिए। ट्रंप को पता है कि इस 4 वर्ष के बाद उसको कभी जीवन में यह अवसर नहीं मिलेगा कि वो राष्ट्रपति बने। बालेंद्र शाह के मन में क्या है तो बताना भी कठिन है, लेकिन बालेंद्र शाह ने पहला निर्णय लिया है और 24 घंटे के अंदर निर्णय लिया है। उस व्यक्ति ने समय नहीं गंवाया, उसको जो करना था लगभग कर दिया। जबकि मैं मानता हूं कि नेपाल बहुत ही दरिद्र राष्ट्र है, वो लैंडलॉक्ड कंट्री है, उसकी कोई बहुत प्रगति नहीं हो सकती। मैं तो अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के रूप में मानता हूं ऐसे देशों का कोई भविष्य नहीं। नेपाल का एकमात्र भविष्य है भारत के साथ जुड़ जाना, भारत के साथ उसका विलय। इसलिए उसका प्रधानमंत्री चाह करके भी कोई बहुत कुछ कर नहीं सकता। लेकिन जो उसकी सीमाएं, उन सीमाओं के अंतर्गत उस व्यक्ति ने जो कार्य किया है, उससे यही लगता है कि उसका अंतिम कार्यकाल है और वो खुल के वो कार्य कर रहा है, जो कार्यकाल मोदी जी आज तक नहीं कर पाए। मुझे आश्चर्य हुआ कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुई, लंबी तैयारी हुई उसकी, लगभग 1.5-2 वर्ष तक। फिर गुजरात में आप यूसीसी ले आए। अमित शाह ने उस पर पोस्ट किया कि देखिए हम समानता में विश्वास करते हैं,
और हमने यूसीसी जो है गुजरात में विधानसभा में रख दिया उसका प्रस्ताव। मैंने उसके नीचे लिखा कि मान लीजिए कि 2 वर्ष आपको उत्तराखंड में लगे, 2 वर्ष के बाद 1 वर्ष और बीत गया, 3 वर्ष हो गए, तब आपने गुजरात में इसको लागू किया। इस प्रकार से इस देश में कितने वर्ष लगेंगे यूसीसी लगाने के? और यदि मान लीजिए कुछ राज्यों में आपकी सरकार नहीं आई तो वहां तो कभी भी यूसीसी नहीं लागू होगी। मतलब एक मियां 4 निकाह करता रहेगा अनंत काल तक, 80 वर्षों तक किया, आगे भी करता रहेगा, क्योंकि आपके अंदर भय है। आप केंद्रीय कानून नहीं ला सकते। पंकज जी ने इसी मंच पर बैठे बैठे अनेक उदाहरण दिए हैं कि केंद्रीय कानून क्यों नहीं लाते आप किसी काम के लिए, क्यों राज्य पर छोड़ देते हैं, क्यों ये खेल खेलते हैं आप? तो मैं ये मानता हूं मंदिर आज तक आपके नियंत्रण में, आप मंदिर का पैसा खाते हैं। कम से कम बालेंद्र शाह ने कम्युनिस्ट पार्टी के शासन के बावजूद, सेकुलर सरकार के बावजूद, जिसको कहते हैं ना छाती पर मूंग दल दिया उस व्यक्ति ने, इतने पंडितों के शंखनाद के साथ उसने राज्याभिषेक की तरह अपना कार्य शुरू किया है। क्यों आपने नहीं किया? हमने आपको इसी रूप में बनाया था, इसी रूप में हम आपको देखना चाहते हैं। और हमारी बातों का यह भी आशय नहीं है, तात्पर्य नहीं है कि हम राहुल को वोट देने जा रहे हैं, किसे कह रहे राहुल, नहीं। हम कह रहे हैं कि आप में जहां श्रेय आता है वहां हम श्रेय देंगे, लेकिन जो आप नहीं कर पाए, और क्यों नहीं कर पाए ये तो मैं विधाता भी नहीं जानता। आपके पास सारी शक्तियां थी। 12 वर्ष के बाद आज आपके राज्यसभा में बहुमत हुआ है। इससे पहले आपके पास राज्यसभा में बहुमत नहीं था, लेकिन आप जो चाहते थे करा लेते थे। इसका अर्थ ही है कि वो काम हुआ जो आप चाहते थे, वो काम नहीं हुआ जो आप नहीं चाहते थे। आप मंदिर को नियंत्रण से बाहर नहीं करना चाहते, इसलिए काम नहीं हुआ। वर्शिप एक्ट जो नरसिम्हा राव ने बनाया, मैं समझता हूं हिंदू द्रोह का इससे प्रचंड उदाहरण क्या होगा कि 1947 के पहले के किसी भी भवन पर कोई हिंदू कभी दावा ही नहीं कर सकता। ऐसा कानून संसद में पारित कैसे हो गया, यह भी आश्चर्य की बात है। और वो अनेकानेक लोगों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप क्या कहते हैं, आप उसका उत्तर नहीं दे पाए। 1.5-2 वर्ष हो गए, कब देंगे पता नहीं। और मैं सोचता हूं तो मैं दंग रहता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी योजना मोदी जी बहुत दूर की सोचते हैं, कुछ 2032 की है, कुछ 33 की है, कुछ 29 की है। तो कौन कब तक प्रतीक्षा करेगा? वो गालिब का एक शेर है, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। तो मैं इसी बिंदु पर रुकता हूं और आप लोग भी इस पर विवेचना कीजिए, मनन चिंतन कीजिए। आदरणीय पंकज जी हमारे राजनीति शास्त्र के विशारद हैं, और दीदी का तो कहना ही क्या, उनकी जो टिप्पणी होती है और समझबूझ है। और हम तीनों ने बड़े हृदय से मोदी जी का कहिए कि अनेक अवरोधों को तोड़ते हुए, मैं तो सरकार में था, मेरी तो सीमाएं ही सीमाएं थी, फिर भी मैंने उनका समर्थन किया, आज भी कर रहा हूं। लेकिन जो बात मुझे समझ में नहीं आती है वो यह है कि आपकी निष्क्रियता। और आज दुख होता है आपकी स्थिति को देख करके। आज देखिए आपने क्या क्या कमाल नहीं किया है, एक प्रकार से कमाल। यदि आपका वातावरण अच्छा होता तो हम सब लोग आज ताली बजा रहे होते। आपने एक्साइज अनेक ड्यूटी घटा दी आपने पेट्रोल पर, संसार में भाव बढ़ गया, आपने बढ़ने नहीं दिया, अच्छा कार्य किया। लेकिन आज कोई जानना भी नहीं चाहता। यूजीसी ने एक ऐसी रेखा खींच दी है कि हर व्यक्ति उसी पर प्रश्न पूछ रहा है, क्योंकि लोगों का ध्यान एक खूंटे से बंध गया है, तो और कुछ नहीं सोचना चाहता। तो इसलिए ये बड़ी दुखद स्थिति है। मैं देखता हूं मोदी जी का आता है ट्विटर पर, कुछ अमित शाह का आता है, और इतने नकारात्मक उस पर चीजें आती हैं। 90% का अनुपात लोगों ने निकाला है जो नकारात्मक टिप्पणियां होती हैं, और उसमें लोग पढ़े लिखे लोग टिप्पणियां करते हैं। अरे शहर के लोग तो आपके समर्थक थे। ट्विटर का सर्वप्रथम प्रयोग मोदी जी ने किया था गुजरात में मुख्यमंत्री रहते थे, और उसका सबसे अधिक चुनावी लाभ लिया था, और आज वही आपके लिए विरोधी बन गया है, क्योंकि आपने हिंदू को भुलाया है। हिंदुओं को किसी सीमा तक हिंदुओं ने उसको सहा है, प्रतीक्षा की है, लेकिन उसको दिख नहीं रहा है।
जिसके लिए वो प्रतीक्षारत रहा है। तो मैं यही रुकता हूं।